यहाँ पे देखो हिस्ट्री का हम देख रहे थे, जो मॉडर्न इंडिया था, मॉडर्न इंडिया में हम ब्रिटिश रूल इंडिया उसको देख रहे थे, उसको उसके अंदर हमें 3 पार्ट देखने थे। जो पहला था डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, वो देखा था कल के लेक्चर में हमने। एग्रीकल्चर लैंड सेटल वो देखी थी, उसमें हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट देखा था, और रेत वाली सिस्टम। उसके बाद क्या है, माल वाली सिस्टम। उसके बाद जो इज्जतदारी सिस्टम, जागीरदारी, वो देखा था। अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी, उसमें हम इतनी देखनी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, मैं बताता हूँ आपको, ये सारे पॉइंट बताता हूँ। इस पर क्वेश्चन जो फैक्चुअल चीज़ है उसको हम एकदम डिटेल में देखेंगे, बाकी फ्लो बना रहेगा, इसलिए फ्लो के लिए मैं बताता हूँ आपको। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूइन ऑफ आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश ने क्या कर दिया, देखो ब्रिटिश को पता था यहाँ पे मार्केट अगर आपको कब्जा करना है तो यहाँ के इंडियन जो मार्केटर के लोग हैं, जो मार्केट में सारी चीज़ें बेचते हैं, इनको खत्म कर दो। इनको खत्म कैसे करेंगे, सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, यहाँ की जो इंडस्ट्री इनको खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसमें आएंगी, फायदे में आएंगी, और ज़्यादा मोनोपोली यहाँ पे बन जाएंगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो आर्टिस्ट थे, हैंडक्राफ्ट थे, ये लोग जो थे ना, ये बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, इनके यहाँ पे सालों के लिए काम करते थे। मतलब डायरेक्ट कोई राजा बोलेगा, ये आप आर्टिशियन को बोलेगा ये मूर्ति बनाओ, पूरी गणपति है, अभी हमारे घर में एक ही घर में गणपति बिठाना है, अब पूरे हमारे रैयत के लिए 10 लाख गणपति बना दो, तो उसका तो घर उससे चल जाता था। हैंडीक्राफ्ट्स वाले थे, उनको भी बोला जाता था अब ये हमारे सिल दो, वो कर दो। अब ये जो राजा थी, इनको बाटली में ले लिया किसने, अंग्रेजों ने। किस तरीके से, एक तो उनको लूट लिया और उनको टीटी में फंसा दिया, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्टर ऑफ लैब्स। तो अभी अंग्रेजों ने इनको बोला, जो राजा महाराजा थे, इनको बोल दिया कि आर्टिशियंस और हैंडीक्राफ्ट्स वाले, इनको आपको खत्म कर देना है, इनको काम ही देना नहीं। उनको वहाँ से काम देना बंद कर दिया। मार्केट में इनका काम, इनका इंडस्ट्री जो थी मार्केट में, इनकी मोनोपोली थी अंग्रेजों वालों की, और इंटरनेशनली ये इनका माल लेते ही नहीं थे। इस तरीके से ये जो आर्टिशियंस और हैंडीक्राफ्ट्स वाले थे, इनको पूरा तबाह कर दिया, और इनको वहाँ पे लैंडलेस लेबरर बना के वहाँ पे खेतों में काम करने के लिए गाँव में भेज दिया, जो लोग पहले यहाँ पे कैसे कैसे कमाते थे। समझ गया आप, यहाँ देख लिया। उसके बाद क्या है, इन क्या है, प्रोटेशन प्रेजेंट, मतलब जो गरीबी, इन पॉवर्टी जो होती, इम्पोर्टिमेंट इम्पोरिशमेंट मतलब क्या, पॉवर्टी जो होती है, किसी को गरीबी में ढकेल देना, गरीबी बना देना। तो प्लीजेंटली मतलब क्या, प्लीजेंट मतलब जो फार्मर लोग होते, हमारे यहाँ के जो मतलब फार्मर्स होते थे, इनसे ये बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, इनको कोई मतलब पानी नहीं होता था, इनके लिए कुछ काम करते नहीं थे, इनको पूरा इन्होंने गरीब और भिखारी बना दिया था। इमरजेंस ऑफ न्यू लैंड रिलेशन एंड ओल्ड ज़मींदार, ये ज़मींदार जो होते थे ना, ये बोली लगाते थे। देखो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो था, वहाँ पे बिडिंग लगती थी, बोली लगती थी कि मैं इस जगह से आपको 2 लाख इकट्ठा करके दूंगा, 3 लाख इकट्ठा कर दूंगा। अब जो ज़मींदार होता था, वो जैसे कि ये ज़मींदार, इसके कब्जे में 400 गाँव है, ये क्या करता था, उधर महल में बैठता था, उधर जाके समझ रखा, उधर ही अपना सलामी इश्क मेरी जान, उधर ही मतलब दारू समझ रखा, औरतें के साथ चक्कर चलना, उस टाइप के जो ज़मींदार हुआ करते थे शुरू के ज़माने में, जो आप देखते हो मूवीज़ में, अमरीश पुरी टाइप के, वो क्या करते थे, उधर ही बाई और बाटली, वो इधर देखते ही नहीं थे। तो इधर कौन देखता था, सारा का सारा जो काम होता था इनका, वो इधर का जो काम है, वो सारा का सारा काम, उनका वाला जो काम था, वो काम देखते थे। वो कुछ लोगों को रखते थे काम पे, समझिए, उनको बोलते थे आप उधर से पैसा ला के दो। तो इनको कोई जो फार्मर थे वहाँ के, वो फार्मर को ज़मींदार उन पर ध्यान नहीं देते थे, समझ गए। वो फार्मर जाते थे कहाँ पे, जो साहूकार के पास, उससे वो पैसे लेते थे, मनी लेंडर के पास, वहाँ से कर्जा लेते थे इनको देने के लिए। मनी लेंडर इनको पीछे लगता था, इसलिए वो फार्मर जाके बाद में फार्मर सुसाइड करते थे। मतलब अंग्रेज़ बोलते थे ज़मींदार को आप पैसे इकट्ठा करके दो, ज़मींदार इनके पीछे लग जाते थे फार्मर को जाना पड़ता था कहाँ पे, लैंड अपने इसके मनी लेंडर के पास, साहूकार के पास। वो साहूकार से पैसे लेते थे, साहूकार का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, फिर फार्मर को सुसाइड करना पड़ता था। तो इस तरीके से साहूकार, फार्मर और ज़मींदार तीनों मिलके, साहूकार, फार्मर ने, अंग्रेज और ज़मींदार तीनों मिलके, ये तीनों का जो न्यू लैंड रिलेशन क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से सारा का सारा जो फार्मिंग है हमारा, वो कचरा हो गया था। स्टैग्नेशन एंड क्या है, डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसको बाद में देखेंगे। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये इन्होंने क्या कर दिया था अंग्रेजों ने, कि सारे के सारे जो यहाँ पे एग्रीकल्चर है उसको कमर्शलाइज कर दिया था। मतलब फार्मर को बोला जाता था आपने यही प्रोड्यूस करना है, समझ रहे। अगर कॉटन, उनको कॉटन वहाँ पे ब्रिटिश की डिमांड, अगर ब्रिटिश की मार्केट में वहाँ कॉटन चाहिए, तो ये इधर के जो फार्मर थे, भले उनको कॉटन इधर प्राइस उनको मतलब वो पड़ रहा है, मतलब उनके फायदे हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ रहे क्या, उनके फायदे के लिए वो फायदे का सौदा है या नहीं, उससे उनको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा कि ये होगा कि नहीं, वो बात कुछ नहीं। बस अंग्रेज बोलते थे आपने यही उगाना है तो वही उगाना पड़ता था, समझ गए। मॉडर्न इंडस्ट्री, उस टाइम पे कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री आई थी, वो आपको दिखाता हूँ। राइज ऑफ इंडियन, ये क्या है, वही जो मैंने बताया अभी, वो 3 रिलेशन, वही समझ का। बॉडी क्या है, बॉर्गियोसिस, ये था। फमाइन एंड पॉवर्टी, इसकी वजह से क्या है, इंडियन ट्रेड का चक्कर, मतलब फमाइन, यहाँ पे फमाइन आने लगा, भूखमरी होने लगी और गरीबी होने लगी। इकोनॉमिकल ट्रेड एंड इकोनॉमिकल क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई नहीं आपको, ये हम डिटेल में देखेंगे, बाकी चीज़ें मैंने ऊपर आपको बता दी, समझ गए। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिकल ट्रेंड क्या होता था, दादा भाई नौरोजी,
ये दादा भाई नौरोजी एक बंदे थे हमारे यहाँ पे 1856 में 67 में सॉरी 1867 में इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी गरीबी एंड अन ब्रिटिश का रूल नहीं था हमारे इंडिया में, तो इन इंडिया अगर ऐसा एक बुक किताब लिखी थी अन ब्रिटिश रूल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1867 में उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया था, एक थ्योरी सामने लाई थी, इकोनॉमिकल ड्रेन ऑफ इंडिया, मतलब इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी। इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी मतलब क्या, इन्होंने उसमें बताया था कि ये जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आते हैं, समझ रहे क्या, अंग्रेज जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो उनका यहाँ पे फ़ायदा ये कि यहाँ से वो लूट मार करके सारे जा रहे हैं, समझ रहे, वो सारा का सारा पैसा लूट के जा रहे हैं। इकोनॉमिकल ड्रेन मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि कुछ ये 3 तरीके से हमें इंडिया को लूट रहे हैं अंग्रेज लोग। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट प्लंडर। डायरेक्ट प्लंडर मतलब क्या, देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्लंडर मतलब प्लास्टिक और बॉक्सर, डायरेक्ट जाना, प्लास्टिक की जैसे लड़ाई लड़ी, उनको बोला हमें 2 करोड़ रुपए कंपेंसेट करो, उस टाइप के 2 करोड़ रुपए, मतलब अभी के लगभग समय का 1000 करोड़ रुपए होंगे, उस टाइम के 2 करोड़ रुपए, तो उनसे 2 करोड़ रुपए ले लें। डायरेक्ट प्लंडर करते थे। प्रॉफिट अन थ्रू ट्रेड, ट्रेड के तरीके से ये करते थे, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट जाके राजा से लूटमार करते थे वो डायरेक्ट समझ, इनविजिबल फॉर्म ऑफ ड्रेन जो दिखता नहीं था। प्रॉफिट ट्रेड से करते थे और राजा से लेते थे, वो डायरेक्ट दिखता नहीं था, इस तरीके से एक ड्रेन होता था। ड्रेन मतलब क्या, इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी मतलब क्या, ब्रिटिश हमारे यहाँ का पैसा लेके लूट के कैसे वहाँ पे लंदन में जाते थे और वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करते थे, उसी को बोलते इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा इनविजिबल फॉर्म ऑफ ड्रेन था, ये एक था। उसके बाद क्या है, विजिबल फॉर्म ऑफ ड्रेन। विजिबल फॉर्म ऑफ ड्रेन मतलब क्या, जो दिखता था। अंग्रेजों की जो मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स थे, समझ रहे क्या, उनके डिपार्टमेंट थे, स्टोर परचेस, उनके स्टोर के लिए जितनी भी सारी चीज़ें थी वो परचेस के लिए लंदन में उन्होंने इंडिया का ऑफिस लंदन में खोला था। उसके लिए वो सारी जो चीज़ें परचेस करते थे वो इंडिया से के पैसे से, इंडिया का जो पैसा था, इंडिया वालों का जो पैसे लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, उससे वो खरीदते थे, समझ रहे। और इनके जो मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स थे, उनकी सैलरी, पेंशन, वो सारी चीज़ें भी क्या होती थी, वो भी विजिबल फॉर्म में दिखती थी वो। उसके बाद होम चार्ज, वो फंड देते थे टू सपोर्ट इंडियन ऑफिसर्स इन लंदन, इंडियन ऑफिसर्स जो लंदन में, उसके लिए फंड देते थे। उसके बाद क्या है, फंड टू पे सैलरी एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज इन इंडिया, जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी सैलरी, पेंशन, फंड यूज फॉर एंगेजिंग वेजिंग वार्स आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिश जो इंडिया से बाहर जो वार लड़ते थे उसका जो पैसा है वो भी इंडिया से लेते थे। तो ये जो सारा पैसा था ना, इसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिकल ड्रेन। देखो इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी लिखी थी जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब हमारे यहाँ के जो पैसे समझ रहे क्या, वो इंडिया के सारे पैसे ब्रिटिश का। देखो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ इज रिगार्ड क्या है, रिटार्डेड एंड चेक द कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। उन्होंने क्या बोला, वेल्थ सेम वेल्थ एक्सेलरेटेड इन इकोनॉमिकल ग्रोथ इन ब्रिटिश इकोनॉमी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में ये लिखा था 1867 में कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज हमारे यहाँ का पैसा लूट के लेके जा रहे हैं, वो लंदन में ब्रिज बना रहे, रोड बना रहे, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे पैसे से, और हमारा ये जो पैसे उधर लेके जा रहे हैं, इसको मैं आज से नाम देता हूँ इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी। मतलब हमारा ड्रेन मतलब यहाँ से पैसा लूट के लेके जाना, समझ गए। दादा भाई नौरोजी कौन थे, ये 4 सितंबर इनका जन्म, सॉरी ऑन 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ था। ये ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है इनको, इंडिया का। दादा भाई नौरोजी मुंबई में जन्म हुआ था, समझ गया। ये फारसी थे, समझ रहे। शुरू में देखो यहाँ पे 1855 में ये प्रोफेसर बने थे मैथमेटिक्स के, और बाद में नेचुरल फिलोसॉफी के मुंबई एलिफेंटाइन कॉलेज में। ये पहले इंडियन थे जिसको समझ रहे क्या ये पोजीशन मिली थी। लेटर ऑन नौरोजी आल्सो बिकम द प्रोफेसर ऑफ गुजराती एट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। लंदन में गए थे और गुजराती के प्रोफेसर बन गए थे। वहाँ पे इन्होंने ड्रेन थ्योरी पुट की थी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन आएगा आपको, इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी किसने पुट की थी, दादा भाई नौरोजी ने पुट की थी, समझ रहे क्या। दादा भाई नौरोजी के बारे में और चीज़ें, उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खोली थी 1867 में। ये पहला बंदा था जो इंडियन था जो लंदन में जाके काम करता था, और लंदन की एक पार्टी थी लिबरल पार्टी, उनके टिकट पे ये वहाँ पे जाके खासदार बना था। हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे जैसे लोकसभा है वैसे लंदन की जो लोकसभा है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ पे दादा भाई नौरोजी 1867 में चुन के आए थे। अभी कोई चुन के नहीं आ सकता उधर लंदन में, चुन के आए थे हाउस ऑफ, उधर समझ का मतलब जो उनका है ना हाउस ऑफ कॉमर्स, वहाँ पे इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था, रोज गफ्तर उसको बोलते हैं। ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उसके प्रेसिडेंट थे 1886 में, 1893 में और 1906 में। इन्होंने रहनुमीन मज़ेन सभा 1851 में खोला था जोरास्ट्रियन रीजन को प्रमोट करने के लिए। मतलब ये जोरास्ट्रियन मतलब ये पारसी थे, समझ गए। उसके बाद क्या था, आर.सी. दत्ता, उन्होंने भी, आर.सी. दत्ता और एक इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी के क्रिटिक्स थे, उन्होंने किताब लिखी थी इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1801 में। ब्लेमिंग द इंडियन पॉलिसी ऑन इंडियन इकोनॉमिक इल्स, मतलब ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो कैसे हमें लूटमार कर रही है, वो इन्होंने भी बोला था। और भी कुछ लोग थे जिन्होंने बोला था कि लंदन अंग्रेज हमें पैसा हमारा लूट के जा रहा है, जैसे कि नेशनल क्रिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनिकल इकोनॉमी। कॉलोनिकल इकोनॉमी मतलब क्या, ब्रिटिश वाली जो इकोनॉमी जो हमारे यहाँ का पैसा लेके जा रही थी। सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी, उसके बाद थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, ये इधर के थे पुणे के। रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने बुक लिखी थी द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी,
उन्होंने लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसके बाद अदर बाकी भी लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो ना, इसके फाउंडर या द हिंदू न्यूज़पेपर के। उसके बाद क्या है, पृथ्वी चंद्रा रे, जी.वी. जोशी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। उसके बाद क्या है, भूमनाथ चंद्रा, ये लोग भी थे जिन्होंने ये चीज़ की थी। उसके बाद ये हमने देख लिया डायरेक्ट पॉइंटर। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हमने देखा था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मॉडर्न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कब होती है, सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई थी। सबसे पहले फर्स्ट कॉटन मिल खोली गई थी बॉम्बे में, उसका नाम क्या है, कोवास जी, क्या है, नाना भाई, ये नाना भाई ने खोली थी। उसके बाद 1855 में फर्स्ट जूट मिल खोली गई थी इंडिया में, जो कि रिस्बाई बंगाल में 1855 में, और 1853 में यहाँ पे मुंबई में फर्स्ट कॉटन मिल खोली गई थी, और 1853 में यहाँ पे रेलवे आई थी। समझ गए। तो इस तरीके से हमने ब्रिटिश इकोनॉमी रूल जो था टॉपिक ये भी देख लिया, और इसी तरीके से हमने जो हमारा मॉडर्न इंडिया का जो पहला पार्ट था, जिसके अंदर 5 चैप्टर हमें देखने थे, तीसरा चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कल हम सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको एकदम डिटेल में देखेंगे। समझ गए आप। तो आज का जो लेक्चर है हमारे, देखो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर खत्म कर दिए। कल के लेक्चर में हम यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वो देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा, इसमें बस इतना ही। थैंक यू सो मच।